इतने सालों से जो कंटिन्यूस जो मेहनत की थी वो अल्टीमेटली पूरी हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ज़रूरत थी कुछ जॉब की, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे टाइम में, तो मैंने एक जल्दी से जल्दी जो हो सकता था मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैंने एक गवर्नमेंट जॉब ली। और इसके बाद से जो मेरा अल्टीमेट जो एक गोल था, मैं बस उसी के पीछे लगा रहा। गोल यही था कि आर्म फोर्सेज में जाना है, आर्मी में जाना है। इंजर्ड था, लेकिन उसके बाद में मैंने मेरे माइंड में एक ये था कि हाँ, जोश में कम नहीं होने दूंगा। तो मैंने खुद पूरे जोश में था लास्ट टाइम तक, और अपनी पूरी टीम को भी मैंने जोश में रखने की कोशिश की जितना मुझसे हो सकता था। जैसे मैंने बताया कि मेरा जीवाड़ था, वो किस तरीके से हमारा अच्छा चल रहा था। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे जो टीम का कोऑर्डिनेशन था, उसका एक बेनिफिट ये मिला कि जो हमारे 5 बंदे रिकमेंड हुए थे हमारे पूरे ग्रुप से, मतलब पूरे जो बैच था हमारा, उससे 5 बंदे रिकमेंड हुए थे। उस 5 बंदे में से 10-10 के 3 ग्रुप थे। उस 3 ग्रुप में से सबसे ज्यादा 3 बंदे मेरे ही ग्रुप से रिकमेंड हो गए। तो उसका एक रीजन ये था कि जो हमारा जो आपस में कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था। हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, हम एक दूसरे को कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे थे। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा जीटीओ था वो हमारा बहुत अच्छा गया दूसरे ग्रुप्स के कंपेरिजन में। यही एक रीजन था कि सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप से रिकमेंड हुए। अब हम बात करते हैं जीटीओ के सेकंड डे की। जीटीओ का But एक one thing I want to add, what I have learned from you, एसएसबी में टीम प्लेयर होना चाहिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मैं कहूँगा कि बिल्कुल भाई, मैं कहूँगा जीटीओ में है ना, तो टीम प्लेयर होना ही चाहिए। देखो, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि हमें वहां जाके कम्पीट करना है। हमें वहां जाके बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करना। ये तो स्पोर्ट टूर्नामेंट नहीं है कि आप वहां जाके कम्पीट करके दूसरों को हरा के जीतोगे, नहीं। यहाँ आपको खुद को हरा के जीतना है। विलियम यहाँ सबका अपना एक इंडिविजुअल गेम चल रहा है, सबका इंडिविजुअल चल रहा है। कभी इसमें ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं कि सिर्फ 2 या 3 बंदों को रिकमेंड करना है तो हमें बाकी सबको हराना पड़ेगा, नहीं। हमें ऐसा है कि वो भी रिकमेंड हो सकते हैं और हम भी रिकमेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। और तो मैं कहूँगा ज्यादा चांस इसमें है कि आप साथ में चलो, उसकी भी ज्यादा चांस है कि आप रिकमेंड हो जाओगे। इसके बजाय कि आप अगर ये कोशिश करने लगे कि मैं दूसरों को हराऊं या फिर दूसरों को पीछे छोड़ के, मुझे लगता है कि उसमें चांस आपके कम हो जाते। तो अगर आप कॉपरेशन करते हो, सीधी सी बात है, अगर आप किसी और की हेल्प करते हो, कॉपरेशन करते हो, फिर वो भी आपकी कॉपरेशन और हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो उससे उससे क्या होगा, आपकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। मुझे तो मुझे और ये चीज दूसरे को टिकती भी है। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ही सर्विंग कर्नल इन आर्मी। ही ऑलवेज सेड मी कि विवेक, जब भी तुम जीटीओ करो ना, सुपरमैन मत बनो, पेट के ऊपर चड्डी मत पहनो, आराम से काम करो, हो जाएगा। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। मुझे याद है सेम चीज मेरे ही ग्रुप में एक बंदा था। हालांकि वो अच्छा था, लेकिन उसकी खासी जो बुरी चीज नहीं कहूँगा, वो क्या था कि अपने आप में अलग चलता था। हमारा जो जीटीओ का फोर्थ ऑब्स्टेकल था बीजीटी का। तो उस टाइम हमने पूरे ग्रुप डिसाइड किया कि हम उसमें 3 रास्ते थे जाने के। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस बीच वाले रास्ते से जाएंगे। जब तक हम प्रिपेयर कर रहे थे, उस बंदे ने अपना पट्टा उठाया, अपना दिमाग लगाया, और उस साइड का रास्ता था वो वहां से उसने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक हम प्लान करके आगे जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक तो वो आगे जा चुका था। तो हमने कहा कि भैया, हमने यहाँ से डिसाइड किया है और ये बीच का रास्ता है, काफी ईजी, और हम बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा था, तो हमने कहा कि हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। बट वो बंदा अड़ गया, कह रहा नहीं नहीं, मैं तो अब यहीं से जाऊंगा। तो मतलब उसने इतनी जिद कर ली कि उसके चक्कर में हम 9 बंदों को की बात माननी पड़ गई। और उसका नुकसान ये हुआ कि हमें ज्यादा टाइम लग गया। और चलो, हमें तो इतना कोई खास नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि हमने फिर आगे उसमें भी आइडिया लगा कि हम पार हो गए थे। और उसका नुकसान उससे ही ज्यादा हुआ, क्योंकि उसने ऐसी एरोगेंस दिखाई और ऐसा कुछ दिखाया। वो जीते हुए ये शो करना चाह रहा था कहीं ना कहीं कि देखो मेरे पास आइडिया, और मैं अलग से करके दिखाया। बट मुझे लगता है कि वो गलत है। वो टीम के साथ नहीं चल रहा था। भाई, वो आइडिया उस बीच वाले रास्ते में नहीं लगा सकता था अगर उसके पास आइडिया नहीं है तो उसका उससे ही नुकसान हुआ अल्टीमेटली, और वो नहीं कर सका आगे, मतलब इतना नहीं हुआ। मैं कहूँगा उसका भी एक उस इवेंट का भी एक रोल है, उस इंसिडेंट हुआ था। तो हाँ, टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम वर्क आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है जिंदगी में। भाई, इंटरव्यू और साइड में तो आप टीम वर्क को कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ दिखा नहीं सकते। एक ही मौका आपको टीम वर्क दिखाने का, तो आप जीटीओ में ही दिखाओ उससे।
लेकिन वो आपके अच्छे से आपकी साइट में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है भीम। जब आप स्टोरी लिखते हैं, आप कैसे एक्शन लिख रहे हैं, ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पेपर। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। क्योंकि देखो जैसा ऐसा होता है कि हम जो स्टोरीज लिखते हैं ना, उसमें वो दिख जाता है कॉम्पिटिशन है या नहीं। अब दो टाइप के बंदे होते हैं। एक बंदा ऐसा होगा जो अपना जो मेन जो लीडर है या जो भी अपना मेन कैरेक्टर है, वो उससे सारे काम अकेले करवाएगा जो भी उसको टास्क मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक बंदा होगा जैसे मैं करता हूँ, मैं अपनी स्टोरी में मोस्टली क्या करता हूँ, अपना जो कैरेक्टर है वो तो अपना मेन लीड रोल निभा ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसके दोस्त है या गांव वाले हैं या उसके कलीग्स हैं, मैं उनको भी इंक्लूड करता हूँ। और मैं उन सबको एक साथ काम करवा के और अपने जो मेन गोल है वो अचीव करवाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक होता है ना ब्रदरहुड की फीलिंग है, वो भी डेवलप होती है आपस में। तो और फौज में तो सीधी सी बात है, फौज में तो ब्रदरहुड चलेगा। फौज में तो अगर आप अपने भाइयों के साथ नहीं रहोगे तो आप वॉर जीत ही नहीं सकते। इवन फौज में तो कॉपरेशन बहुत बहुत जरूरी है। इवन व्हेन आई वाज इन एनसीसी, आई वाज एनसीसी कैडेट, जब हम आरडीसी लगा रहे थे तो सबसे बड़ी चीज यही थी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क। और इवन आपको एक चीज और बताऊं, मैं हार्वर्ड का एक रिव्यू पढ़ रहा था, तो पता है वर्ल्ड में जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। और यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है। तभी हमारे देश ने 1999 के वॉर, कारगिल वॉर या जितने भी वॉर्स हैं या जितने भी ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं, वो जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि ब्रदरहुड, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन की वजह से। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल भाई। और मैंने ये चीज ऑब्जर्व भी किया, जैसे जब मैं रिकमेंड हुआ उसके बाद से मेरा जो रिकमेंडेड बंदे हैं उनसे बहुत ज्यादा मिला मैं भाई। उसके बाद से मेरे जितने भी आसपास मैंने सारे रिकमेंडेड थे। तो मुझे जो एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हुई, मैंने इसमें ऑब्जर्व की सब में, वो एक ये थी कि उन सब में जो ये हेल्पफुल वाली, कॉपरेशन वाली और ये जो ब्रदरहुड वाली फीलिंग, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे अंदर थी। यानी वो काफी अच्छी थी। मतलब मैं उनसे एक हेल्प के लिए बोलता हूँ तो मेरी 4 हेल्प करने को तैयार होते हैं, और वो ये चीज सब में थी। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर आपको ओरिजिनल होना है तो आप में ये चीज तो होनी ही चाहिए, कॉमन है, ये तो बहुत जरूरी है। भीम भाई, नेक्स्ट चीज, अब आपका इंटरव्यू, मुझे याद है यू वर स्ट्रगलिंग, यू वर वेरी एग्रेसिव व्हेन वी मेट। जब आपको ग्रुप डिस्कशन होता था या कोई ऐसी चीजें होती थी, आप ना फोड़ देते थे, नहीं अब मुझे बोलना है। तो ये पेशेंस कैसे लाया और इंटरव्यू कैसा रहा? भाई बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरी स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट मेरे इसीलिए खराब हुए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग था। मैं या तो ग्रुप्स में डोमिनेट कर देता था या एग्रेशन दिखा देता था, और वो मेरा नेचर ही था, मतलब वैसे ही। बट जैसे मैंने चीज कहा कि मैंने जो रिकमेंडेड बंदे हैं उनसे सीखा, मैंने जो उनसे चीजें सीखी थी, मैंने एक चीज ये सीखी थी कि वो बहुत बंदे मोस्टली बहुत काम थे। मतलब वो जो ऐसा नहीं कि मुझे वही शो कर रहे हैं अपने काम में, वो रियल में बहुत काम बंदे थे। तो ये चीज मुझे धीरे धीरे मैंने अपने अंदर इन्वॉल्व की थी, जो को काम भी सॉल्व किया जाए, और मतलब कि अपने अंदर पेशेंस लाया जाए। तो मैंने डेली अपने, जैसे मैंने कुछ टाइम मेडिटेशन भी किया, इसने भी मुझे काफी हेल्प की अपने अंदर अपने आप को काम बनाने की। और एक ये होता है ना कि जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको एग्रेशन या कुछ ऐसे शो करना, तो दो सिचुएशन आती है। एक तो या तो आप तुरंत एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दो, दूसरी आती है, दूसरा तरीका होता है कि आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो कि इसको कैसे पॉजिटिवली, मतलब और कितने पीसफुली तरीके से और कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने कोशिश की अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके कि उस तरीके से सोचने की। इस चीज ने धीरे धीरे मेरे अंदर कामनेस को बढ़ाया है। और जो अटेम्प्ट्स थे, जो मेरा एक्सपीरियंस था पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, इस चीज ने भी धीरे धीरे कामनेस को, मेरी जो एसएसबी के बारे में समझ थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ये सब चीजों ने मेरी कामनेस को बढ़ाते ही, और मेरा जो एग्रेशन है उसको मैंने धीरे धीरे कंटिन्यूस एफर्ट से कम करता गया। तो हाँ, अब जो मैं कहूँगा प्रीवियस का जो अटेम्प्ट था मेरा, ये बहुत ही ज्यादा काम, मतलब पीसफुली और विद कामनेस गया। तो मेरा इंटरव्यू था, मैं उसमें एकदम चिल था। मतलब मेरा इंटरव्यू ऐसा था कि मैं जीटीओ का सेकंड डे था, तो वहां से इमीडिएटली मुझे आना था। मैं जीटीओ की ड्रेस में था, और जीटीओ के कुछ ऑब्स्टेकल्स में मेरे फिंगर्स इंजर्ड हो गई थी। मतलब 4-5 फिंगर्स मेरी बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी, और मैंने जीटीओ के वो ऑब्स्टेकल काफी अच्छे किए थे। तो मैं उसी पोजीशन में मुझे भेज दिया शॉर्ट्स में और उस वाइट टी शर्ट में, कि आपको इंटरव्यू दे जाना है। मैं इंटरव्यू के पास पहुंच गया। इंटरव्यू मेरा ही वेट कर रहा था क्योंकि उस दिन पहला इंटरव्यू मेरा ही था।
उन्होंने जो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जॉब से रिलेटेड कि आप क्या काम करते हो, कितना टाइम हो गया आपको, आपकी कलीग से आप कैसे रिलेशनशिप है, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या आपकी अचीवमेंट रही हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझे काफ़ी क्वेश्चन पूछे और मैं सबका जवाब जितना मुझसे अच्छा हो सकता था मैंने 20 काम नहीं दिया उनका। उसके बाद में उन्होंने मुझसे मेरा जो एजुकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, और जो मेरी लाइफ में अब तक के अचीवमेंट्स हैं, इन सब के बारे में पूछा तो मैंने वो भी दिए। उसके बाद में वही फैमिली से रिलेटेड CIT वगैरह आ गए। और मेरा यहाँ तक काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब ऐसा था इसका रीज़न ये था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। इंटरव्यू की मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस इंटरव्यूज हुए थे तो मैं उसमें एक काम करता था हमेशा कि मैंने अपने कम से कम, मैं कहूँगा अराउंड 200 क्वेश्चन मैंने खुद सोच सोच के लिखे हुए हैं। मैंने में एक नोटबुक बनाई हुई है जिसमें मैंने हर तरीके के क्वेश्चन सोच के लिखे हुए हैं कि मुझसे इंटरव्यू क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरी करियर से रिलेटेड, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड। तो मैंने सबके क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आराम से बैठ के सोचे हुए हैं कि अगर मुझसे इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं इसका क्या जवाब दूँ। मतलब मैंने उनको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, बस मैंने, हाँ, और वो आंसर भी मेरे जेन्युइन ही हैं। बस मुझे इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब मैंने उन क्वेश्चन से पहले से ही अपने माइंड में अवेयर था कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जब उसने इंटरव्यू ने मुझसे वो सेम क्वेश्चन पूछा तो मैं सरप्राइज नहीं था। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मैंने सोचा हुआ तो आएगा, और मैंने उनका जवाब आराम से दिया। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन भी प्लान नहीं होते। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो इमीडिएटली वहीं पूछे जाते हैं, उनका आपको इमीडिएटली वहीं आंसर देना होता है अच्छे से। तो कुछ मैं उन आंसर्स, उन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर था, और मुझसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैंने उनका वहीं अच्छे से जवाब भी दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन था जो ऐसा था कि जहाँ पे आपको लगा कि मैं फंसने वाला हूँ, भीम ये मुश्किल आ गया, इसमें मुझे निकलो इस क्वेश्चन से जल्द, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया आपको, ट्रिकी क्वेश्चन? भाई ऐसा, हाँ, मतलब मुझे क्वेश्चन ऐसे एक दो आए जहाँ मैं मतलब नहीं दे पाया, लेकिन मेरा वो एटीट्यूड नहीं था कि मुझे बच के निकलना है, भागना है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरा इंटरव्यू में जाने से पहले ही माइंडसेट ऐसा था, जितना मुझे आएगा मैं अच्छे से दूंगा उसका जवाब, नहीं आएगा मैं आराम से बोल दूंगा कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स आंसर। ठीक है, तो मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बच के भागना है या मैं डर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे माइंड में। मतलब कहता है जब नहीं भी आएगा तो मैं पीसफुली आराम से निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई हम कोई गूगल तो है नहीं कि हमें सारे के सारे आंसर पता हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम भी कैंडिडेट ही हैं। ज्यादातर अगर 95% क्वेश्चन में अच्छे से दे रहा हूँ, 5% नहीं भी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और काफी बंदे इसी से डर जाते हैं कि उनका 5% अगर आंसर नहीं देता तो भाई कोई बात नहीं है। अगर आप इंटरव्यू से भी सामने से अगर ऐसे ही 50 क्वेश्चन पूछोगे तो वो 45 के आंसर दे पाएगा, 5 के आंसर तो वो भी नहीं दे पाएगा। हाँ, उन्होंने पहले मुझसे पूछा आर्मी का स्ट्रक्चर बताओ, तो मैंने पूरा बता दिया कि सर इस तरीके से आर्मी आर्म्स और सर्विसेज में डिवाइडेड है, और ये हो गया कॉम्बैट आर्म्स हो गया, सपोर्टिंग आर्म्स हो गया, सर्विसेज हो गई, ये। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कोर्प्स ऑफ इंजीनियर का काम क्या है। तो मैंने, जितना मुझे मतलब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पता था, तो मुझे बेसिक पता था। मैंने कहा सर जैसे टफ टेरेन होता है, जैसे छोटे नदी नाले हो गया, फिर घाटियाँ हो गई, उनमें जैसे टेम्परेरी ब्रिजेज बनाना हुआ, रोड्स बनाना हुआ, इस तरीके के जो काम हो गए वो कोर्प्स ऑफ इंजीनियर करती है इमीडिएटली। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो ऐसे टेरेन के लिए हो गया जैसे जम्मू कश्मीर साइड। तो मैंने कहा कि जो प्लेन टेरेन होता है जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान का डेजर्ट हो गया, इस जगह पे कोर्प्स ऑफ इंजीनियर का क्या काम होता है। तो मैंने सोचा, लेकिन अब मुझे नहीं पता था। मैंने ये डिसाइड किया कि भाई फालतू तुक्का नहीं मारूंगा। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि सर, मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता और आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स आंसर। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल नहीं घबराया था। मुझे पता था कि अगर 2-4 नहीं लिख दिया आंसर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मैं आराम से बच के निकल गया इसमें। और ऐसा और कोई आंसर क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैं फंसा हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें मैं थोड़ा सा मैंने गलत जवाब दे दिया, वो मुझे उस टाइम पता नहीं लगा, वो मुझे बाद में आगे पता लगा। तो मुझे तो भी मैं उसमें नहीं डरा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है भाई, मैंने अराउंड 70-80% सही आंसर दे दिया, 20-30% अगर गलत हो गया
वो भाई जीके से रिलेटेड था, वो ये था, वो मुझसे इजराइल का इश्यू पूछ रहे थे, इजराइल हमास का जो चल रहा था इश्यू उसका पूछ रहे थे, क्योंकि उस टाइम करंट में वो चल रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैंने मुझसे पूछा कि इजराइल की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ है, तो मैंने बता दिया सर कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है जो उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है वो बताओ मुझे, इनकी लोकेशन के हिसाब से कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। तो मैंने 4-5 है उनमें से मैंने 2-3 सही बता दिए थे, लेकिन 2-3 मैंने थोड़े से गलत बता दिए। तो उस टाइम मुझे वो पता नहीं लगा, बाद में आके मुझे पता लगा, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली कोई ONQ को अफेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली। तो हाँ मुझे उससे कोई खराब नहीं। फिर जो दूसरी इंटरव्यू हो गया आपका, मतलब आपका साइकोलॉजी हाँ आपने कहा मेरा सही था, मैं चिल चिल करके गया, मेरे घुटनों में लग गई, हाथ छिल गए, पाँव में लग गई, मैंने अपना GTO करा भाई, सही से करा। इंटरव्यू वाले ने क्वेश्चन हाँ पूछे, ऑप्शन ने क्वेश्चन पूछे, मुझे आते होंगे मैं आंसर दूंगा, नहीं आते होंगे जय हिंद सर, मुझे नहीं आता। अब ये सारी चीजें हो गई, करंट अफेयर्स आते हैं। आपका जो लास्ट टाइम जो आपका रहता है, जो आपके ऑफिसर्स आपको बुलाते हैं, आपका रिजल्ट एवेल्युएट करते हैं, वो दिन आपका कैसा रहा? मुझे उस दिन से एक रात पहले मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ तो रही थी, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। जैसे 5th डे को होती थी कॉन्फ्रेंस, जब मेरी बारी आई कॉन्फ्रेंस में, तो जनरली क्या होता है कि आपके जाने से पहले डिस्कशन होता है, और ये माना जाता है कि अगर आपके जाने से पहले अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी चांसेस हैं रिकमेंड होने के। लेकिन डिस्कशन दो ही कंडीशन में होता है, अगर आपको GTO या साइक और इंटरव्यूअर तीनों अगर आपको रिकमेंड कर देता है तुरंत, अब आपका डिस्कशन नहीं होता। अगर आपको तीनों ही अगर या नॉन रिकमेंड कर देते हैं तब भी आपका डिस्कशन नहीं होता। अगर उनमें से एक दो डाउट में है और एक दो ने रिकमेंड किया है तब आपका डिस्कशन चलता है, तब आपका वेट इन पीरियड होता है थोड़ा सा बाहर। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे लगा कि मैं रिकमेंड हो रहा हूँ, तो जब मेरी बारी आई तो कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं, तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। मुझे तो लग रहा था मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, यहाँ पे कुछ डिस्कस हुआ ही, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि मैं रिकमेंड नहीं हूँ। जब मैं अंदर गया तो अंदर भी थोड़ी सी अजीब चीजें हो गई, थोड़ी फनी चीजें हो गई। मेरा ये क्या था कि आर्मी की पहली कॉन्फ्रेंस थी मेरे जो अब तक के एक्सपीरियंस, वो एयरफोर्स की कॉन्फ्रेंस थी। एयरफोर्स में क्या होता है कि जैसे आप एंट्री करते हो तो सामने जो ऑफिसर होता है वो खुद बोलता है कि वेलकम, गुड मॉर्निंग, तो मुझे नहीं पता था कि आर्मी में ऐसा नहीं होता। मैं अंदर गया, मेरा चेयर के आगे खड़ा हो गया। हम 10 सेकेंड तक ऐसा सिचुएशन आई कि बोर्ड प्रेसिडेंट मेरी तरफ देख रहा है, मतलब सारे जो हैं ऑफिसर्स वगैरह वो मेरी तरफ देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के सामने खड़ा हूँ, प्रेसिडेंट मुझे देख रहा है, मैं प्रेसिडेंट को देख रहा हूँ। 10 सेकेंड सिचुएशन ऐसी हो गई इनको ऑकवर्ड सी कि ना वो मुझे कुछ बोल रहा है ना मैं उससे कुछ बोल रहा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद में 10 सेकेंड बाद में फिर वो प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई कुछ बोलो। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। कह रहा पहले क्यों नहीं बोला। मैंने कहा था बाहर जो आपके स्टाफ है उन्होंने मना किया था, ये अंदर जाके कुछ नहीं करना, सीधे खड़े हो जाना। फिर फिर कहा कि अच्छा अच्छा, उसने कहा कि अंदर जाके चिल करना। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, फिर सारे हंसने लग गए। उसके बाद में उन्होंने जब मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछा तो मुझसे हर कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं तो बताओ आपका नाम भीम कैसे रखा गया और आपने आपको भीम से रिलेट कैसे करते हो। मैंने कहा सर वो भी काफी स्ट्रगल करता था। कह रहा स्ट्रगल तो आपने वैक्यूम मेरी है, जो फिंगर्स थी वो पूरी छिली हुई थी। तो कह रहा कि ये अभी आप स्ट्रगल तो आपने भी किया, देखो आपके पूरे हाथ छिलता है। तो मैं हंसने लग गया। फिर उसके बाद में मुझसे पूछा कि बताओ आपके ग्रुप में से कौन कौन रिकमेंड हो रहा है, 2 बंदे बताओ इंक्लूडिंग यू। मैंने कहा इंक्लूडिंग यू। तो फिर मैंने एक बंदा और था जिसका मैं यूट्यूब में उसके साथ था, इसके कमांड टास्क में। तो मैंने उसको बता दिया कि मुझे उसका कमांड टास्क अच्छा लगा था, इसलिए जो परफॉर्म किया था मैंने उसको बता दिया। वो फिर हंसने लग गए। मुझे समझ नहीं आया कि आप इसमें क्यों हंस रहे हैं, बट हाँ मुझे कॉन्फ्रेंस के बाद समझ में आया क्योंकि मैंने सही गेस किया था। हम दोनों ही बंदे रिकमेंड हुए थे गए। तो हाँ, तो उसके बाद में फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई आप सजेशन देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इससे बढ़िया था, इस तरीके से कॉन्फ्रेंस हो गई खत्म। तो बाहर आके मैं थोड़ा डाउट में तो था। मुझे लगा था कि यार मैंने इतना बुरा भी परफॉर्म नहीं किया कि उन्होंने मुझसे मेरा कोई डिस्कशन भी ना किया हो और मुझसे ऐसा कुछ अंदर कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि और मेरा कुछ डाउट क्लियर कर दे हो। तो फिर मैंने कहा चलो अब जो भी होगा वो रिजल्ट की नहीं पता लगेगा, रिजल्ट में ही पता लगेगा थोड़ी देर
अब हमको कॉन्फ्रेंस के बाद में हमें जो वेटिंग का हॉल था हमें वहाँ बुला दिया गया, और वहाँ में मैंने बोला कि अब भाई तुम यहाँ वेट करो। आधे घंटे बाद में रिजल्ट हमारा आ गया। अब जो ऑफिसर था जो रिजल्ट अनाउंस कर रहा था वो थोड़ा फनी था बंदा, तो उसने रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट किया। उसने हमें ये नहीं बताया कि कितने बंदे रिकमेंड है, उसने सीधा चेस्ट नंबर बोलना स्टार्ट किया। मेरा चेस्ट नंबर था 18। तो अब एयरफोर्स में क्या होता है कि चेस्ट नंबर बोले जाते हैं सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चेस्ट नंबर बोल दिया 20, तो इसका मतलब है कि उससे पहले के 19 जो बंदे हैं वो सारे कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं। मेरा चेस्ट नंबर 18 था, तो उससे ऑफिसर ने बोला चेस्ट नंबर 20 पहला बंदा लिखने। तो जैसे 20 बोला तो मेरा एकदम से दिल बैठ गया। मैंने कहा यार नहीं हो पाए लिखने। फिर उसके बाद उसने बोला नेक्स्ट चेस्ट नंबर 25। तो मैं और श्योर हो गया। मैंने कहा कि ये तो सीक्वेंस में ही जा रहा है, और मैंने कहा अपने तो हो गए बाहर। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। फिर उसके बाद में उसने बोला चेस्ट नंबर 5। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार अभी भी चांस तो है, अभी भी वापस घूम के तो आ रहा है ये बंदा, इनका चांस हो सकते हैं। अब वो भी मतलब पूरे मजे ले रहा था पूरे कैंडिडेट से। वो 3 चेस्ट नंबर बोल के रुक गया। तो उसके बाद में फिर वो उनसे पूछता है कैंडिडेट्स की, अच्छा बताओ कितने रिकमेंडेशन और चाहते हो, और बताओ फ्रेशर है या रिपीटर है, इस तरीके से। तो वहाँ तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो उसके बाद में कह रहा कि चलो ठीक है, तो अभी 2 बंदे और हैं। तो बस मैं भगवान का नाम ले रहा था, मैंने कब देख लेना, अब जो भी दोस्त आपके आदमी हैं। तो उसके बाद में फिर उसने बोला चेस्ट नंबर 16। फिर लास्ट के बंदे में मेरा चेस्ट नंबर 18 था, मतलब मेरे कान 18 सुनने में तरस रहे थे। तो उसने बोला कि चेस्ट नंबर 16 दोबारा बोल दिया उसने। तो जैसे 16 सुना मैंने कहा यार रह गए। बट सडनली उसी टाइम, मतलब जैसे 16 तो उसने पहले बोल ही दिया था, तो तभी 16 वाला सामने से बोलता कि सर मेरा तो हो गया। तो जैसे उसने बोला 16, तो मैंने कहा यार अभी तो चांस मौका है। फिर उसने बोला चेस्ट नंबर 18। वाह मतलब एक बार तो उन्होंने 5 बंदे पूरे बोल दिए थे, मुझे लगा अपना काम करना। फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 18, तब मैं एकदम से खड़ा हुआ। तो मतलब वो काफी वो थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। उसके बाद में मतलब वो वैसी फीलिंग थी कि जो मैं पिछले 4 सालों से मतलब मैं इमेजिन करता था कि जिस दिन मैं रिकमेंड होऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा। मैं जिस दिन रिकमेंड होऊंगा तब मैं जब सामने तो वो स्टेज पे बुलाएंगे मुझे, तब मुझे कैसा फील होगा। और मतलब वो एक तरीके से नहीं होता, एक सपना होता है, नहीं जो मैं 4 सालों से देख रहा था वो उस दिन पूरा हो रहा था वो। तो उसके बाद में उन्होंने हमें आगे बुलाया, और अब तक ऐसा होता था कि मैं उस क्राउड में बैठ के रिकमेंडेड बंदों को सामने देखता था खड़े होके। उस टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रिकमेंडेड बंदा खड़ा होकर इस क्राउड को देख रहा हूँ। Wow, that's awesome feeling. That's awesome feeling. I can feel it. I can feel it, buddy. Yeah. तो इसके बाद में जो ऑफिसर थे जिन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया उन्होंने हमें कांग्रेचुलेट किया, और जो इवन जो पूरे जो बाकी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने हमारे लिए क्लैपिंग की। और जो जेसी वगैरह थे उनका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया। तो मतलब इस तरीके से हमें ट्रीट कर रहे थे जैसे साहब, वो हमसे हाथ मिला रहे हैं साहब, इस तरीके से। उनका यार ये अचानक से क्या हुआ, अभी तो तुम 2 दिन 1 घंटे पहले तो हमें डांट रहे थे, और 1 घंटे बाद बैग पैक हुए, दोस्तों ने आपको कंधे पे उठाया, मेडिकल फिट हुए, उसके बाद घर गए तो क्या रिएक्शन था? भाई जैसे मैं मेडिकल फिट हुआ तो फाइनली, तो उसके बाद में मैंने अपने फादर को कॉल किया कि मैं फाइनली ही आर्मी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो उस टाइम वो शायद सो रहे थे, इनकी नाइट ड्यूटी थी, दिन में कॉल किया मैंने उन्हें। इट बिकेम वेरी मच हैप्पी। और उसके बाद में फिर मैंने अपने एक जो खास दोस्त है उसे कॉल किया। तो मैंने थोड़ा उसे अजीब तरीके से कॉल किया, वो एकदम शांत बैठा होता। मैंने कहा ये जबरदस्त खबर सुनाता हूँ। वो बोला क्या है बता। मैंने कहा मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद में फिर 3 दिन से मैंने अपनी सिर्फ फैमिली को बताया था। मैंने बाकी किसी को नहीं बताया, लेकिन जो ये न्यूज़ वो मतलब इतनी जल्दी सर्कुलेट हुई कि शाम तक आते आते मेरे पास कम से कम 50-60 कॉल आ चुके थे, रिलेटिव्स के, दोस्तों के, गाँव वालों के। तो बहुत कॉल्स वगैरह आने स्टार्ट हो गई, लोग अपने स्टेटस लगा रहे हैं खुद ही और ग्रुप्स में चल रहे हैं। तो उसके बाद में जहाँ भी जा रहा हूँ लोग मुझे अच्छे से मतलब वेलकम कर रहे हैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं अपने गाँव गया तो गाँव में कुछ है अंकल्स वगैरह रहते हैं मेरे, और कुछ दूसरे अच्छे हैं ऑफिसर वगैरह भी हैं जो गाँव में ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छे से वेलकम किया, मालाएं पहनाई।
मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने, मैं जब घर गया उन्होंने माला पहनाई, मेरा अच्छे से मम्मी और वगैरह ने तिलक लगा के स्वागत किया। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ यार, इतने साल जो स्टडिंग किया है, जो जर्नी रही है, वो मैं उनके जो चेहरे पे जो हैप्पीनेस देख पा रहा था, मुझे फील हुआ कि हाँ, इस चीज़ के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था और आज वो फाइनली पूरी हो रही है वो चीज़। क्योंकि मुझे पता लगा बाद में कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था फाइनली मेडिकल का और मैंने सिलेक्ट हो गया था फाइनली, तो मैंने फादर को बताया था कि मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो मुझे बाद में पता लगा कि उस दिन पापा ने खाना नहीं खाया था खुशी के मारे। तो तो वो इतने ज्यादा खुश हुए थे। डोसा का लड़का बीकानेर में नौकरी करी, जॉब करी टीचर की, और एंड में अब ओटीए जा रहे हैं चेन्नई। मुझे एक लाइन याद आ रही है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। भीम भाई, एक एक मेरा क्वेश्चन है पर्सनली, बहुत सारे जो, एक ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हमने भी जो गलती करी है, आप इसमें क्या सोचते हैं कि बहुत सारे बच्चे फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपनी पढ़ाई के कंप्लीट होते ही 1-2 साल जॉब नहीं करेंगे, कहते हैं अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई आर्मी की, मुझे जॉब नहीं करनी, और वो 2-3 साल 5-6 साल में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जॉब तो वो रिकमेंडेशन नहीं होती, पर उनके जो 5 साल सुनहरे 5 साल हैं वो भी खराब होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए या जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करनी चाहिए? भाई जो मुझे एक चीज लगती है कि हाँ, जैसे आपने ट्वेल्थ किया, ग्रेजुएशन की, उसके बाद या आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना, जैसे अगर आप रिटर्न एंट्री के थ्रू जा रहे हो, जैसे आपने मान लो टेक्निकल एंट्री के थ्रू जा रहे हो, एसएससी के टीजीसी वगैरह, तो उसमें तो आपको एग्जाम क्लियर करना नहीं है, तो उसके सिर्फ आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है। बट अगर आपको कोई जैसे सीडीएस के थ्रू जा रहे हो या एनडीए के थ्रू जा रहे हो, तब आपको उसमें थोड़ा रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 6 मंथ चाहिए होते हैं। तो जो एक बार 6 मंथ का पीरियड है, उसको आप डेडिकेटली प्रिपरेशन में लगा दो। आपने फर्स्ट टाइम निकाल लिया, उसके बाद में आपको इतना ज़्यादा उसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंटिन्यूसली 1-2 साल 3 साल उसमें दे रहे हो। उसके बाद में ऐसा होता है कि आप दूसरे काम करते हुए भी उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा अगर आप टाइम देते हो उधर 3-4 घंटे भी, तब भी आपका वो काम एग्जाम निकल जाएगा। अब बात आती है एसएसबी की। एसएसबी का तो मुझे जो चीज़ समझ में आई है कि एसएसबी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको मोटी मोटी बुक्स लेके पढ़ना पड़ेगा 8-10 घंटे, नहीं। एसएसबी की प्रिपरेशन होती है अपनी डे टू डे लाइफ से। आप ऑफिस जाओगे, आप बंदों से मिलोगे, आप उनसे चीजें सीखोगे, उनकी क्वालिटी सीखोगे, वो अपने अंदर लाओगे क्वालिटी, वो आपकी ऑफिशियल लाइफ क्वालिटी बनेगी। आप में कमियां है वो बताएगी आपको, अगर आप में ये कमियां है वो आप अपने आप इम्प्रूव करोगे। आप सोचिए, लोगों से मिलोगे, उससे आप इम्प्रूव होगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप कमरे में बैठ के, घर में बैठ के एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा ओपन होगे, आप काम करोगे, कुछ भी करोगे, तब आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन बेटर होगी। दूसरा ऐसा है कि एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। आप रेगुलर काम करते हुए, जॉब करते हुए, कुछ भी करते हुए, मैं तो कहूंगा कि आप मैक्स टू मैक्स अगर 1 घंटा भी अगर आप रेगुलर दे रहे हो एसएसबी की प्रिपरेशन, सफिशियंट है। भैया आप अगर 24 घंटे में से 1 घंटा दे रहे हो, तो बाकी के 23 घंटे में तो आपको काम करने से रोक नहीं रही है एसएसबी। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप काम करते हुए, क्योंकि बहुत से लोगों का माइंड सेट है, मेरा भी पहले ये था कि एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है तो मतलब सिर्फ एसएसबी की ही करनी है और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। अब मुझे तो रियलाइज होता है कि एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं करनी, वो आपकी डे टू डे लाइफ से ही होती है। अपने आप को डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव करते जाओ, आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप इसके साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन के साथ में आपको जो भी और जो दूसरा काम करना है, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या आपको जॉब करनी है, जो भी करना है आप करते रहिए। एसएसबी तो एक क्वांटिटीज है, वो एसएसबी 15 OL की है। आप बस फोकस कीजिए कि वो OL के भी साथ में आपके कैरेक्टर में डेवलप होती रहेंगी, और जब आपके अंदर वो क्वालिटी सारी आ जाएंगी, उस दिन आप रिकमेंड होगा आराम से। ग्रेट। आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट फॉर एस्पिरेंट्स कि आपके अंदर वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो ऐसे ही मेरे कुछ और दोस्त भी थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत सारे बंदों ने गिव अप कर दिया था। और मुझे भी ये लग रहा था, मेरे कुछ जो जानने वाले थे मुझे कहते थे कि अब छोड़ यार, इसकी प्रिपरेशन छोड़ दे या कुछ और कर, ऐसा ऐसा। बट मेरा एक एटीट्यूड था जो मेरा हमेशा काम आया, कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो,
बट मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट है ना, मतलब मैं था कि मैं लड़ूंगा लास्ट तक, चाहे मैं हारूं या जीतूं, वो मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर चाहे मैं लास्ट तक, लास्ट डेट तक मैं लड़ूंगा, मेरे हाथ में लड़ना है तो मैं वो लड़ूंगा, और रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नेवर गिव अप। कहीं ना कहीं कहूंगा कि वो ही एक रीजन था मेरे रिकमेंडेशन। अगर मैं गिव अप कर देता पहले ही, तो मैं अपने इस लास्ट अटेम्प्ट में नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता तो मैं रिकमेंड नहीं देता। तो मैं कहूंगा जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बहुत जरूरी है। मेरे साथ में कई दोस्त थे, उन्होंने गिव अप कर दिया। हो सकता है अगर वो गिव अप ना करते तो आज वो भी रिकमेंड होते। और मेरे को मेरी मदर हमेशा एक बात बोलते हैं, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सो यू आर द एग्जाम्पल। भीम भाई, मजा आ गया, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन मिली। एक गांव के लड़के से ऑफिसर बनने की कहानी जबरदस्त। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, ये समझ आ सकती है। बट फोकस, डेडिकेशन, नेवर क्विट एटीट्यूड, learn from others and believe in yourself, you can achieve anything in your life. So Bhim bhai, wishing you all the best. Hope कि आपको जो आपकी maroon beret है वो जरूर मिले with some special medals on your chest। जो आपका हार्ड वर्क देखा है, नेवर क्विट एटीट्यूड देखा है, और मुझे लगता है बहुत सारा यूथ भी आपसे सीखेगा। यू आर द इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई नो यू आर गोइंग वेरी सून टू एकेडमी। Wishing you all the best, buddy. Jai Hind. जय हिंद भाई, थैंक यू। Thank you, buddy. Thank you very much for the like. Bye.